हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th की जो बुक है अंतरा भाग 2, उसके काव्य खंड से संबंधित जितने भी कवि हैं काव्य खंड के अंतर्गत उनका संक्षिप्त परिचय, उनकी कृतियों सहित। और देखिए, इसका जो गद्य खंड है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस खंड में केवल आप काव्य खंड से रिलेटेड जितने भी कवि हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक एक करके सभी कवियों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे जो भी हैं इस बुक में, और उसके बाद एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा इन्हीं कवियों से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला पार्ट है कार्नेलिया के गीत व देवसेना के गीत। कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ सन 1889 में काशी में, 1889 काशी। दूसरा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किस कक्षा तक विद्यालयी शिक्षा ग्रहण की? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए, लेकिन उसके बाद देखिए स्वाध्याय से यानी खुद ही पढ़ लिख कर उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन से हैं? तो देखिए, नाटकों के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो इनके नाटक हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी आदि। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, ईरावती। और देखिए, जो ईरावती है वो जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। पांचवा, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? ये है ईरावती, जैसा भी आपको बताया गया था। छठा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? तो देखिए, कहानी संग्रह कौन से हैं? आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। सातवां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इनके निबंध संग्रह हैं काव्य और कला, अन्य निबंध। आठवां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कविताएं कौन सी हैं? तो हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। अगला प्रश्न पाठ से ही लिया गया है। जो देवसेना का गीत है वो उनके किस नाटक से लिया गया है? तो ये लिया गया है उनके नाटक स्कंदगुप्त से। अगला प्रश्न, कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? तो ये लिया गया है चंद्रगुप्त से। तो यहाँ पर देखिए, देवसेना कौन थी? तो स्कंदगुप्त नाटक जो है उसमें देवसेना का गीत है। तो देवसेना कौन थी? तो ये महावलवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। तो कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया कौन थी? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी, वो थी कार्नेलिया। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत कौन गाता है? तो हालांकि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है जयशंकर प्रसाद के, लेकिन गीत कौन गाता है उस नाटक में? तो वो गाती है कार्नेलिया। अगला प्रश्न, आह वेदना मिली विदाई किस कवि की पंक्ति है? कई बार पूछी गई है। तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कौन से नाटक से ली गई है? स्कंदगुप्त से। और कौन कहता है ये? देवसेना। अगला प्रश्न, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति किस नाटक की है? तो ये भी किस नाटक की है? स्कंदगुप्त की। तो आइए देखते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ। देखिए, कभी कभी शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, विपिन ये क्या है? जंगल का ही एक पर्यायवाची है। मधुकरियों का अर्थ होता है भिक्षा। विहाग, विहाग का अर्थ क्या होता है? अर्धरात्रि के समय गाया जाने वाला राग। और वहीं विहग की बात करें तो वो होता है पक्षी।
अरुण, अरुण का अर्थ होता है लालिमा युक्त। क्षितिज, क्षितिज इसका अर्थ होता है जहाँ धरती व आकाश मिलते दिखाई देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? क्षितिज। मलय समीर, ये होती है दक्षिणी वायु, मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित वायु या हवा। अगला पाठ है आपका अंतरा का सरोज स्मृति और मुझे गाने दो। ये दोनों कविताएं किसकी हैं? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या 2, निराला का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार। प्रश्न 3, निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है मुक्तक छंद का प्रवर्तक। अगला प्रश्न, मुक्तक छंद की उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये है जूही की कली, 1916 में प्रकाशित। अगला प्रश्न, निराला ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? ये एलटी में पूछा गया है। तो उन्होंने मतवाला और समन्वय का प्रकाशन किया था। तो मतवाला का कब किया? 1922 में, और समन्वय का 1923-24 में। अगला प्रश्न, निराला जी का देहावसान कहाँ हुआ? तो इनका हुआ था इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। अगला प्रश्न, निराला जी की प्रबंधात्मक कविताएं कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? एक तो है राम की शक्ति पूजा और दूसरी है तुलसीदास। अगला प्रश्न, भिक्षुक कविता किसमें संग्रहित है? तो इनकी जो भिक्षुक कविता है वो किसमें संग्रहित है? इनके काव्य संग्रह परिमल में। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति कविता निराला जी ने किस पर लिखी है? तो देखिए सरोज स्मृति तो इन्होंने अपनी दिवंगत बेटी सरोज की स्मृति में लिखी है, क्योंकि उसकी मृत्यु अल्प अवस्था में ही हो गई थी, तो उसकी याद में उन्होंने ये लिखी थी। चलिए आइए देखते हैं कुछ शब्दार्थ। नवल, नवल का अर्थ होता है नया। उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ होता है आह भरना। धीति, धीति का अर्थ होता है प्यास या पान। मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। जलद, देखिए ध्यान दीजिएगा इसे, जलद एक होता है जलज, जलज का अर्थ होता है कमल, लेकिन जलद, जलद का अर्थ होता है बादल। देखिए जलज का अर्थ दिया गया है कमल और जलद बादल। तर्पण क्या होता है? देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तिल या तंडुल मिश्रित जल देने की क्रिया। अगले कवि हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, कई बार पूरा नाम पूछा जाता है। तो उनकी कविताएं हैं इस पुस्तक में एक दीप अकेला और मैंने देखा एक मूत। पहला प्रश्न है, अज्ञेय का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी किस साप्ताहिक पत्र के संस्थापक संपादक, यानी उन्होंने उसकी स्थापना भी की और उसके संपादक भी थे, तो वो था दिनमान। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो आइए देखते हैं। नवभारत टाइम्स, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि। पांचवा प्रश्न, अज्ञेय जी ने कविता में किस परंपरा का शुरुआत किया? तो इन्होंने देखिए सप्तक, तार सप्तक का इन्होंने परंपरा का शुरुआत की 1943 में। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये था आपका पहला सप्तक। अगला प्रश्न, अज्ञेय जी के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो पूछे जाते हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के पात्र कौन है? देखिए पात्रों से संबंधित पूछा जाता है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसमें शेखर है, सरस्वती जो शेखर की बहन है, शारदा एक मद्रासी लड़की है, शशि ये शेखर की मौसेरी बहन है, और इसके अलावा कुछ अन्य पात्र हैं, मणिका व शांति। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप के पात्र कौन कौन है? इनका जो उपन्यास है नदी के द्वीप, तो देखिए इसमें कौन कौन है। एक है भुवन जो विज्ञान के प्रोफेसर हैं, रेखा है, गौरा है जो भुवन की छात्रा है, और हेमेंद्र जो रेखा का पति है। अगला प्रश्न, अपने अपने अजनबी उपन्यास के पात्र कौन हैं? तो देखिए इसमें है जो मुख्य है, एक है सेल्मा जो कैंसर से ग्रसित एक वृद्धा है या वृद्ध महिला है, और दूसरी है योके।
अगला प्रश्न, अज्ञे जी के यात्रा वृतांत कौन से हैं, यानी कि यात्रा से संबंधित जो उन्होंने लिखे हैं, तो वो हैं अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। अगला प्रश्न, अज्ञे जी के कहानी संग्रह कौन से हैं, ये भी याद कर लीजिएगा आप। तो कहानी संग्रह है अज्ञे जी के विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। अगला प्रश्न, अज्ञे जी के प्रमुख निबंध कौन से हैं, तो अज्ञे जी के प्रमुख निबंध हैं त्रिशंकु और आत्मेन पद। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की प्रमुख काव्य कृतियां कौन सी हैं, तो काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। भग्नदूत, चिंता, हरी घास में क्षीण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न, अज्ञे जी की संपूर्ण कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है, तो ये किस नाम से है, सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न 15वां, अज्ञे जी की यह दीप अकेला किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये ली गई है बावुरा अहेरी से। अगला प्रश्न, तो देखिए प्रश्न है यानी कि पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। कृति, ये होता है भाग्यवान या कुशल, और अगर यहीं छोटी की मात्रा लगा दे वो हो जाता है रचना। समिधा, समिधा का अर्थ होता है हवन की सामग्री। प्रकृत, प्रकृत होता है प्रकृति से उत्पन्न, जैसा आपकी प्राकृत भाषा भी है। अयुतः, अयुतः क्या होता है 10,000 की संख्या या पृथक। कृत्सा, कृत्सा क्या है घृणा या निंदा। उलंब बाहु, उठी हुई बाह वाला। उन्मोचन, उन्मोचन का अर्थ होता है मुक्त करना या ढीला करना। ये इनकी जो कविता है पाठ्य पुस्तक में उसके ये कठिन शब्दार्थ हैं। चलिए आइए देखते हैं चौथे कवि जो है केदारनाथ सिंह, उनकी कविताएं हैं इसमें, एक है बनारस और दूसरी दिशा। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका जीवन काल है 1934 से 2018 तक। पहला प्रश्न, केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ बलिया जिले के चकिया गांव में। दूसरा प्रश्न, केदारनाथ सिंह ने किस विषय पर पीएचडी प्राप्त की, तो देखिए इनका जो विषय था पीएचडी का, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। अगला प्रश्न, केदारनाथ सिंह की जमीन, बैल, रोटी आदि कविताएं उनके किस संकलन से में संकलित हैं, तो ये है जमीन पक रही है। अगला प्रश्न चौथा, किस कविता संग्रह के लिए और कब केदारनाथ जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ये थी उनकी अकाल में सारस के लिए 1989 में 1989। पांचवा प्रश्न, अब तक केदारनाथ के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, तो ये हुए 7। कौन कौन से, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं, बाघ, टॉलस्टॉय की साइकिल, यहाँ से देखो। छठा प्रश्न, केदारनाथ सिंह की आलोचनात्मक पुस्तकें कौन सी हैं, तो वो हैं कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, ये उनकी क्या है आलोचनात्मक पुस्तकें। अगला प्रश्न है, केदारनाथ सिंह के निबंध संग्रह कौन से हैं, तो निबंध संग्रह है इनके, एक है मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत। अगला प्रश्न है, हाल ही में केदारनाथ सिंह की चुनी हुई कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो हाल ही में हुआ था प्रतिनिधि कविताएं नाम से। अगला प्रश्न, जो इनकी कविता है दिशा किससे संबंधित है, तो देखिए ये जो दिशा है ये किससे संबंधित है, ये है बाल मनोविज्ञान से संबंधित कविता है इनकी। कुछ पाठ के कठिन शब्दार्थ, लहर तारा या मडुआ डी क्या होता है, ये बनारस के मोहल्लों के नाम है। पचखियाँ, पचखियाँ का होता है अंकुरण। दशाश्वमेध, तो दशाश्वमेध क्या है यहाँ पर कविता में, बनारस के एक घाट का नाम है। और इसके अलावा निचाट, निचाट का अर्थ है बिल्कुल या एकदम। तो पांचवा पाठ है आपका जो कविताएं हैं सत्य और एकम, तो एक कविताएं किसकी हैं, विष्णु खरे जी की। तो जीवन काल है 1940 से 2018 तक। तो चलिए देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। पहला है, विष्णु खरे जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, तो देखिए कई पत्रिकाएं हैं। इंदौर समाचार जिसके उप संपादक रहे, व्यास पत्रिका ये एक लघु पत्रिका थी, नव भारत टाइम्स इसके प्रभारी कार्यकारी संपादक रहे। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया,
और जयपुर टाइम्स जो हिंदी का था उसका भी इन्होंने संपादन किया। अगला प्रश्न, विष्णु खरे की प्रथम पहली कृति कौन सी थी? तो इनकी पहली कृति थी मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। ये टी.एस. इलियट का अनुवाद था। अगला प्रश्न, विष्णु खरे का दूसरा काव्य संग्रह कौन सा था? तो विष्णु खरे का दूसरा काव्य संग्रह था एक गैर रोमानी समय में। तीसरा संग्रह था इनका खुद अपनी आंख से। चौथा था सबकी आवाज के पर्दे में। पांचवा था पिछला बाकी। और छठा इनका काव्य संग्रह था काल और अवधि के दरमियान। अगला प्रश्न है चौथा, विष्णु खरे की समीक्षा पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है आलोचना की पहली किताब, 1983 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, विष्णु खरे को फिनलैंड के किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फिनलैंड के इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जिसका नाम था नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द व्हाइट रोज। अगला प्रश्न छठा, सत्य कविता में जो इनकी है विष्णु खरे की, किस महाकाव्य के संदर्भों व पात्रों के माध्यम से जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया है? तो ये किया है महाभारत। अब आइए देखते हैं पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ। तो पहला है निर्निमेष, इसका अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। स्फुरण का अर्थ होता है कंपकपी। तो छठा जो अध्याय है तोड़ो कविता और वसंत आया, ये लिखी है किसने? रघुवीर साहे ने, जिनका जीवन काल है 1929 से 1990। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्न। पहला है रघुवीर साहे पेशे से क्या थे? तो पेशे से थे एक पत्रकार। दूसरा प्रश्न, रघुवीर साहे के कार्य क्षेत्र यानी कौन कौन से उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया और क्या कार्य किया? देखिए, प्रतीक के सहायक संपादक थे। आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी काम किया इन्होंने काफ़ी समय। कल्पना जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी उस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और दिनमान का भी इन्होंने संपादन किया। दिनमान इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, अज्ञेय इसके संस्थापक संपादक थे। अगला प्रश्न है तीसरा, रघुवीर साहे किस कविता के कवि हैं? ये हैं नई कविता के कवि। अगला प्रश्न, रघुवीर साहे किस सप्तक के कवि हैं? तो ये किस सप्तक से संबंधित है रघुवीर साहे? दूसरा सप्तक से। हर सप्तक में 7 कवि थे, ये दूसरा सप्तक से हैं। अगला प्रश्न, रघुवीर साहे के प्रमुख काव्य संग्रह कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। और देखिए जो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह इनका, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छठा प्रश्न, उनकी लगभग सभी रचनाओं का संग्रह कितने खंडों में प्रकाशित है रघुवीर साहे रचनावली नाम से? तो वो है 6 खंडों में प्रकाशित। देखिए कविता में ही बताया गया है पाठ में कि बीज कविता किसकी है। तो देखिए जो बीज कविता है वो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। ये तथ्य लिया गया है पाठ से। तो कुछ कठिन शब्दार्थ देखिए, पिक का अर्थ क्या होता है? कोयल। नगण्य का अर्थ होता है जो गिनने योग्य ना हो। चरती परती का अर्थ क्या होता है? पशुओं के लिए चरागाह आदि के लिए छोड़ी गई भूमि, यानी कि जो पशु होते हैं उनके लिए चरने के लिए छोड़ी गई जो भूमि होती है उसे बोला जाता है चरती परती। 7वां अध्याय भरत कविता, भरत राम का प्रेम, और साथ ही हैं कुछ पद। किसके हैं? तुलसीदास जी के। जीवन काल 1532 से 1623। पहला प्रश्न है तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान सोरों एटा मानते हैं। किस गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला? तो तुलसीदास जी को किस गुरु से राम भक्ति का मार्ग मिला? गुरु नरहरिदास जी से। अगला प्रश्न, उन्होंने रामचरितमानस की रचना कब और कहाँ आरंभ की? तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना सन 1674 में अवध में आरंभ की। अगला प्रश्न, तुलसीदास का देहावसान कहाँ हुआ? तो इनका देहावसान हुआ था काशी में। अगला प्रश्न 5वां, तुलसीदास जी को और क्या क्या कहा जाता है, यानी क्या उपाधियां हैं इनकी? जैसे इन्हें कहा जाता है लोक मंगल का कवि, समन्वय का कवि भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना मुख्यतः किस छंद में हुई है? कई बार पूछा गया है। तो रामचरितमानस ये छंद इसमें कौन सा है? दोहा और चौपाई। इसके अलावा है कवितावली किस छंद में लिखी गई है तुलसीदास जी की? तो कविता लिखी गई है कवित्त और सवैया में।
और कई बार रामचरितमानस की भाषा पूछी जाती है तो भाषा है इसकी अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत छंदों में राम के वनागमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। जो भरत राम का प्रेम है तो यह रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, तो ये किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड कौन सा कांड है? ये है दूसरा कांड। तो पाठ के कुछ प्रमुख शब्दार्थ, सुशाली, सुशाली का अर्थ होता है धान। साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी। पयोदेही, पयोदेही होता है नंगे पाँव। पनहिया, पनहिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, पनहिया का अर्थ होता है जूतियाँ। बाजी, बाजी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाजी का अर्थ होता है घोड़ा। देखिए घोड़े से संबंधित काफ़ी पूछे जाते हैं पर्यायवाची। घोड़े को और क्या कहा जाता है? तुरंग कहा जाता है, बाजी तो है ही, है कहा जाता है, घोटक भी कहा जाता है, घोटक भी पूछा गया है कई बार। तो इस तरह से कई उसके पर्यायवाची हैं, ये भी आप याद कर लेंगे। अश्व भी कहा जाता है। चलिए अगली कविता देखते हैं, वो है बारहमासा। इसके जो कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जीवन काल है 1492 से 1542। 1492 में आपको याद होगा कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के रहने वाले थे जायसी जी? अमेठी के जायस गांव के, तभी ये कहलाए जायसी। अगला प्रश्न है, किसका उल्लेख जायसी ने अपने गुरुओं के रूप में किया है अपनी रचनाओं में? तो वो हैं सैयद अशरफ और शेख बुरहान। तो इनका खुद उन्होंने उल्लेख किया है, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। तीसरा प्रश्न है, सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो ये कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं जायसी। जैसे राम भक्ति में माने जाते हैं तुलसीदास, कृष्ण भक्ति में माने जाते हैं सूरदास, निर्गुण भक्ति शाखा में कौन माने जाते हैं? कबीरदास जी। वैसे ही जो आपकी प्रेम मार्गी है सूफी भक्ति शाखा, उसके कौन माने जाते हैं? जायसी। अगला प्रश्न है चौथा, प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य कौन सा है? तो ये है आपका पद्मावत। पद्मावत में किसकी कथा है? देखिए पद्मावत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस किससे संबंधित कथा है? सिंहलदेश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की ये प्रेम कथा है। कई बार पूछा जाता है कि पद्मावत इन्होंने किसके शासनकाल में लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी शेरशाह सूरी के का शासनकाल में। छठा प्रश्न, पद्मावत किस शैली में लिखा गया है? तो पद्मावत किसमें? फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है। अगर पूछे कौन से छंद में, तो ये है दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। सातवां प्रश्न, जायसी की रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए मुख्य रूप से 3 रचनाएं पूछी जाती हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और ध्यान दीजिए आखिरी कलाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि कयामत का वर्णन किसमें किया गया है? किसमें? कयामत का, प्रलय का, वो किया गया है आखिरी कलाम में। अगला प्रश्न, ये है आपके कुछ कठिन शब्दार्थ जो इनकी रचना है बारहमासा से। देखिए धनी, अगर बड़ी की मात्रा लगे तो वो हो जाता है धनी यानी सेठ, लेकिन अगर छोटी की मात्रा है तो ये है पत्नी। बासर या वासर ये होता है दिन। सचान, सचान का अर्थ होता है बाज पक्षी। रस मुलु यानी कि मूल रस, मूल रस किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए श्रृंगार का वर्तनी पूछी गई थी, तो श्रृंगार आप लिख लें, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। यहाँ पर 2 नहीं होते बल्कि केवल एक ही होता है। माहुट, माहुट क्या होता है? माघ माह की वर्षा जो होती है उसे कहा जाता है माहुट। पटोरा, पटोरा होता है रेशमी वस्त्र। चांचरी, चांचरी क्या है? होली के समय खेला जाने वाला एक खेल, इसे बोलते हैं चांचरी। चलिए अगली कविता देखते हैं। ये हैं पद कुछ किसके हैं? विद्यापति जी के। जीवन काल 1380 से 1460 तक, 1380 से 1460 तक। पहला प्रश्न, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव में। अगला प्रश्न, विद्यापति किस राजा के राजकवि, अभिन्न मित्र व सलाहकार थे? तो ये कौन थे? ये थे मिथिला नरेश सिंह जी।
अगला प्रश्न, विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की? तो विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की? संस्कृत, अवहट्ट जिसे अपभ्रंश कहा जाता है, और मैथिली। अगला प्रश्न, आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विद्यापति जी को। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले कवि जिसकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई, कौन थे वे थे आपके विद्यापति। अगला प्रश्न छठा, विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, पदावली। तो बात करें अगर कठिन शब्दार्थ की, तो जैसे मधुपुर का अर्थ क्या होता है? मथुरा। तो देखिए केवल महत्वपूर्ण शब्दार्थ ही लिया गया है। तो 10वें जो रचना थी, जो 10वां अध्याय है आपका, वह है रामचंद्रिका केशवदास जी की। जन्म हुआ था 1555 यानी कि 15555 और 1617 तक इनका जीवन काल था। केशवदास जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो इनका माना जाता है बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर को। केशवदास के किस प्रमुख आश्रयदाता ने इन्हें 21 गांव भेंट किए? तो कौन थे जिन्होंने इन्हें 21 गांव भेंट किए? तो वो थे ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह। और साथ ही देखिए इन्हें वीर सिंह देव का भी आश्रय प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, केशव की रचना में इनके कौन से रूप दिखाई देते हैं? तो इनके 3 रूप दिखाई देते हैं। आचार्य का रूप भी दिखाई देता है, महाकवि का भी और इतिहासकार का भी। केशवदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? बात करें, रचनाएं पूछी जाती हैं इनकी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। 5वां प्रश्न, केशवदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है रतन बावनी, हालांकि इसका रचनाकाल अज्ञात है। अगला प्रश्न, केशव की काव्य भाषा क्या है? तो केशव की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ देखिए, 4 मुख, इसका अर्थ होता है ब्रह्मा, 4 मुख वाले। 5 मुख की बात करें तो 5 मुख वाले यानी कि शिव जी माने जाते हैं। सठमुख यानी कि 6 मुख वाले, ये माने जाते हैं कार्तिकेय। धूर्जटी किसे कहा जाता है? शिव जी भगवान जी को। वारिधि का जो पर्यायवाची होता है समुद्र। तो फ्रेंड्स, जो आपका काव्य खंडे है 12वीं की अंतरा पुस्तक का, तो उसके जो लास्ट हैं कवि परिचय, उसमें आप पढ़ेंगे घनानंद। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो अभी। और देखिए इसके बाद शुरू होगा एक मॉक टेस्ट जिसमें 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो अभी तक आपको पढ़ाया गया, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो उससे पहले देखते हैं मॉक टेस्ट से पहले जो अंतिम है आपके कवि घनानंद जी, जिनके कवित्व और सवैया हैं यहाँ पर पाठ में। तो इनका जीवन काल है 1673 से 1760। पहला प्रश्न, घनानंद किस धारा के कवि हैं? देखिए रीतिकालीन कवि हैं, और रीतिकालीन के कौन से हैं? रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा प्रश्न, घनानंद किसके मीर मुंशी थे? ये कई बार पूछा गया है। तो ये किसके मीर मुंशी थे? दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। अगला प्रश्न, घनानंद को किससे प्रेम था? देखिए इन्हें प्रेम भी था, किससे था? सुजान नामक स्त्री से, और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते रहे ये। अगला प्रश्न, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो देखिए कुछ घटना के कारण इन्हें राज दरबार त्यागना पड़ा, और उसके बाद फिर ये किसमें दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में। घनानंद की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी परिष्कृत साहित्यिक ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो ये हैं सुजान सागर, विरह लीला, कृपाकांड निबंध, रसकेली वल्ली। और देखिए जैसे प्रतीकात्मक इनका नाम सुजान का, जिससे प्रेम करते थे पहले, उसका नाम भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है 7वां, ये है आपका कुछ तथ्य है। घनानंद की कविता में लाक्षणिकता, वाग्दिग्धता के अलंकारों का कुशल प्रयोग मिलता है। घनानंद की रचनाओं में प्रेम की अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाली उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इसीलिए घनानंद को साक्षात रसमूर्ति भी कहा गया है।
पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ जो कविता में आए हैं, जैसे आरसी। आरसी क्या होती है? स्त्रियों द्वारा अंगूठे में पहने जाने वाला शीशा जड़ा आभूषण, इसे कहा जाता है आरसी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह से जो मुख्य चीज़ें हैं वो नोट कर ली होंगी और आप समझ गए होंगे सभी कवियों के बारे में। तो चलिए आइए अब लेते हैं एक छोटा सा मॉक टेस्ट। और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे हर प्रश्न के, जो अभी आपको पढ़ाया गया उसी से ये लिए गए हैं। तो आप भी इन्हें नोट करते रहें और देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न, अरुण अरुण यह मधुमेह देश हमारा, प्रसाद के किस नाटक से ली गई पंक्तियां हैं? कई बार पूछा जाता है। क चंद्रगुप्त, ख स्कंदगुप्त, ग राज्यश्री या घ ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह कौन कहती है? कार्नेलिया कहती है। और कौन से नाटक में? चंद्रगुप्त। दूसरा प्रश्न, किस काव्य संग्रह के लिए केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क जमीन पक रही है, ख अकाल में सारस, ग यहाँ से देखो। तो किसके लिए मिला? ख अकाल में सारस। अगला प्रश्न, रघुवीर साहब पेशी से क्या थे? क वकील अध्यापक, ख वकील, ग पत्रकार या घ चित्रकार। तो रघुवीर सहाय पेशी से ये क्या थे? पत्रकार। चौथा प्रश्न, बीज कविता किसने लिखी है? कौन सी कविता? बीज। क सुमित्रा नंदन पंत, ख जयशंकर प्रसाद, ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बीज कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पांचवा, रघुवीर साहब किस सप्तक के कवि थे? क तार सप्तक, ख दूसरा सप्तक, ग तीसरा सप्तक या घ चौथा सप्तक। देखिए 4 सप्तक थे, हर सप्तक में आपके 7 कवि थे। तो रघुवीर सहाय ये थे दूसरा सप्तक के कवि। छठा प्रश्न, केशवदास को किस आश्रयदाता ने उन्हें 21 गांव दान दिए? तो कौन से आश्रयदाता थे केशवदास जी के? क मोहम्मद शाह, ख वीर सिंह देव, ग इंद्रजीत सिंह या घ भोजराज। उत्तर है, आपने नोट कर लिया होगा आंसर। तो इसका आंसर है ग इंद्रजीत सिंह जी ने। हालांकि वीर सिंह देव भी इनके आश्रयदाता थे। सातवां प्रश्न, जायसी ने अपने गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया है? क सैयद अशरफ, ख शेख बुरहान, ग क व ग दोनों या घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ग क व ख दोनों, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। आठवां प्रश्न है, विष्णु खरे ने सत्य कविता में, जो उनकी सत्य कविता है पाठ में, किस महाकाव्य के पात्रों को लिया है? क रामायण, ख महाभारत, ग रामचरितमानस या घ इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने लिया है महाभारत के पात्रों को। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक कविता उनके किस कविता संग्रह में संग्रहित है? क अपरा, ख कुकुरमुत्ता, ग जूही की कली या घ परिमल। तो ये जो भिक्षुक कविता है उनके परिमल काव्य संग्रह में ये संग्रहित है। तो आंसर है घ परिमल। 10वां प्रश्न है, जलद का अर्थ है। तो जलद का अर्थ क्या होता है? क समुद्र, ख बादल, ग कमल या घ आसमान। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कमल नहीं करना है। जलद का अर्थ होता है बादल, तो ख बिल्कुल सही होगा। अगर कमल की बात करें तो कमल होता है जलज, जबकि जलद होता है बादल। 11वां प्रश्न, भुवन रेखा अज्ञे जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? क शेखर एक जीवनी, ख नदी के द्वीप, ग अपने अपने अजनबी या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ख नदी के द्वीप। 12वां प्रश्न है, लोकमंगल का कवि और समन्वय का कवि किसे कहा जाता है? लोकमंगल का कवि और साथ ही समन्वय का कवि। क कबीरदास, ख रहीमदास, ग तुलसीदास या घ विद्यापति। तो ये कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने लिखी थी रामचरितमानस अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है 13वां, रामचंद्रिका किसकी रचना है? क केशवदास, ख विद्यापति, ग तुलसीदास या घ घनानंद। तो ये है रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, रघुवीर सहाय को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क सीढ़ियों पर धूप में, ख आत्महत्या के विरुद्ध, ग हंसो हंसो जल्दी हंसो या घ लोग भूल गए हैं।
तो आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसका सही आंसर है घ, लोग भूल गए हैं। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 15वां है प्रश्न, कब्रिस्तान में पंचायत, ये किसका निबंध संग्रह है? क केदारनाथ सिंह, ख जयशंकर प्रसाद, ग हरिशंकर परसाई या घ रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर है क केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह का निबंध संग्रह है कब्रिस्तान में पंचायत। 16वां प्रश्न है, आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा जाता है? क घनानंद, ख केशवदास, ग विद्यापति या घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो देखिए, जो आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि है वो कहा जाता है किसे? ग विद्यापति जी को। 17वां प्रश्न है, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो क अद्वैत संप्रदाय, ख सखी संप्रदाय, ग निम्बार्क संप्रदाय या घ रामावत संप्रदाय। तो देखिए, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? ग निम्बार्क संप्रदाय में। 18वां प्रश्न है, दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे, कौन थे? क केशवदास, ख रहीमदास, ग विद्यापति या घ घनानंद। तो कौन थे? तो इसका सही आंसर है घ घनानंद जी। ये मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। प्रश्न संख्या 19, निराला जी की प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? क राम की शक्ति पूजा, ख तुलसीदास, ग क व ख दोनों या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जल्दीबाजी में कभी आंसर नहीं देना है, बल्कि सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही देना है। पहले प्रश्न को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद सारे ऑप्शन को पढ़ना है। तो इसका सही आंसर है ग क व ख दोनों, राम की शक्ति पूजा व तुलसीदास जो दोनों। तो देखिए, ये जो अंतिम प्रश्न है ये आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। किसकी संपूर्ण कविताओं का संग्रह सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित है? क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख जयशंकर प्रसाद, ग सुमित्रा नंदन पंत या घ अज्ञेय जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एनसीईआरटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो से संबंधित या किसी तथ्य से संबंधित अगर आपके भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो यहाँ पर ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और साथ ही अगर कोई नया यहाँ पर व्यूअर्स है जो जुड़ना चाहते हैं चैनल से, तो वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।